हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 10 की सीबीएसई की संस्कृत की सेम्युशिप बुक की लेसन नंबर 6 सौहार्द्य प्रकृति शोभा। प्रेम प्रकृति की शोभा है। ये लेसन के अंदर अलग अलग टाइप के जो एनिमल है, बर्ड है, वो लड़ रहे होता है कि शेर की जगह पे किसको राजा बनाया जाए, वनराज बनाया जाए। तो सब अपनी अपनी क्वालिटी का घमंड करते हैं कि मेरे अंदर तो ये गुण है तो मैं लायक हूँ वनराज के। कोई और बोलता है मेरे अंदर ये गुण है तो मैं लायक हूँ वनराज के। जब प्रकृति माँ आती है तो बोलती है कि मेरे लिए तुम सब समान हो, प्रेम से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है, वो तो सिर्फ़ एक पद है। लेकिन अगर तुम आपस में मिल-जुल कर अपनी क्वालिटी का सम्मान करोगे, तो वही ज़िंदगी है। ये लेसन में समझते हैं। वनस्य दृश्यं समीपम एवेका नदी वहति, एकसिंह सुखेनः विश्राम्यते तदेव, एकवानरः आगत्य तस्य पुच्छः धुनाति, क्रुद्धः सिंहः तं प्रत्युमिच्छन्ति, परं वानरस्तु कुदित्वा वृक्षमारुधः। तदेव अन्यस्मातः वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। एवमेव वानरा वारं वारं सिंहदुद्यन्ति। क्रुद्धः सिंह इतस्ततः धावति, गर्जति, परं किमपि कर्तुं समर्थम् एवं तिष्ठति। वानरः हसति वृक्षोपरिः च विविधः पक्षिणः सिंहस्य एतादृशं दशां दृष्ट्वा हर्षमीक्षितं कलरवं कुर्वन्ति। निन्द्राभयदुःखेन वनराजः सन्नपिः तुच्छजीवेनः आत्मनः एतादृशं दुर्व्यवस्थं शान्तः सर्वजन्तूनां दृष्ट्वा पृच्छति। वन का दृश्य है। पास ही एक नदी बह रही है। एक शेर सुख से विश्राम कर रहा है। तभी एक बंदर आकर उसकी पूंछ को पकड़कर घुमा देता है। क्रोधित होकर शेर उसे पकड़ना चाहता है, लेकिन बंदर कुत्ता हुआ वृक्ष पर चढ़ जाता है। तभी दूसरे वृक्ष से कोई दूसरा बंदर शेर का कान खींचकर पुनः वृक्ष पर चढ़ जाता है। इस प्रकार बंदर बार बार शेर को परेशान करता है, तंग करते हैं। क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है और गर्जना करता है, लेकिन कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता। बंदर यह देखकर हंसते हुए तथा विभिन्न पक्षी भी शेर की ऐसी दशा को देखकर प्रसन्नता युक्त कलरव करते हैं। नींद टूट जाने से दुखी जंगल का राजा होते हुए भी तुच्छ जीवों के समान अपनी ऐसी बुरी स्थिति को देखकर सभी जंतुओं से पूछता है। एक वन का दृश्य होता है जिसके अंदर से नदी जा रही होती है। तो शेर क्या होता है, आराम कर रहा होता है वो दिन पे। तो बंदर को ना मस्ती सूझती, तो उसकी पूंछ घुमाकर वो दूसरे पेड़ पे चढ़ जाता है। दूसरा बंदर आता है, वापस से उसकी पूंछ खींच के दूसरी पर चढ़ जाता है। तो शेर क्या करता है, शेर से वो बंदर की तरह पेड़ पर तो नहीं चढ़ सकता, तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है ये सब चीज़ें देखकर। बंदर तो हँसते ही है, लेकिन साथ-साथ में जो बर्ड सारे जो उसके ऊपर बैठे होते हैं पेड़ के ऊपर, वो भी हँसने लगते हैं कि कितना निसहाय है वन, मतलब वन का जो वनराज है वो। और वो अपना दुःख व्यक्त करते हैं शेर बाकी सारे एनिमल्स से, बाकी सारे प्राणी, पशु-पक्षियों से कि ये तो सही नहीं है। सिंह क्रोधेन गर्जनः वो अहं वनराज की भयं न जायते किमर्थमावेव तुदन्तिः सर्वे मिलित्वा एकवानरः यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा योग्यं राजा तु रक्षकः भवति परं भवान् तु भक्षकः अपि सः स्वर छायामपि समर्थं नास्ति तर्हि कथमस्मान् रक्ष्यन्ति अन्यवानरः केन श्रुता त्वया पंचरयतति यो न रक्षति वित्रत्रायः पिण्डः मानां परे सदा जन्तुं पार्थिवरूपेण सकृतान्तो न संशयः काकः आं सत्यं कथितुं त्वया वस्तुतः भवितुं तु अहमेव योग्यं पिकम् उपासनं कथं तं योगं वनराजा भवितु यत्र तत्र काकः इति कर्कशध्वनिः वातावरणं न रूपं न ध्वनि इष्टः कृष्णवर्णमः मेघामेधः भक्षक त्वां कथम वनराजः मन्यामहे वयम्। शेर क्रोध से घोषणा कोर करते हुए, अरे मैं जंगल का राजा हूँ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम सब मिलकर किस लिए मुझे टांग कर रहे हो? तो शेर बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो सब हंस रहे होते हैं, तो शेर थोड़ा ऐसा बोलता भी है कि यार तुम, मैं तो जंगल का राजा हूँ, तुमको मेरे से डर नहीं लगता और तुम इस हिसाब से मेरे पे हंस भी कैसे सकते हो? तो बंदर बोलता है, अगर तुम जंगल के राजा हो तो सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षक होता है, लेकिन तुम तो भक्षक हो और अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो, तो हमारी रक्षा कैसे करोगे? तो बंदर बोलता है कि राजा का काम क्या होता है, प्रजा की रक्षा करना, लेकिन तुम तो हमें बचाने की जगह मार के खा जाते हो, तो तुम कौन से रक्षक हुए? तुम राजा होने के लायक ही नहीं हो। दूसरा बंदर वापस बोलता है, क्या तुमने पंचतंत्र में जो कहा गया है नहीं सुना? तो विशेष रूप से डरे हुए और दूसरों के द्वारा पीड़ित भी रक्षा नहीं कर पाते हैं, वे जंतु के जीवन का अंत करने वाले होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है।
दूसरा बंदर वापस से बोलता है कि पंचतंत्र में तो ऐसा है कि राजा का रूप वो होता है कि जिससे लोग डरे नहीं लेकिन उसकी रक्षा करे, जो लोगों की प्रजा के बारे में सोचे। लेकिन तुम तो ऐसा है ही नहीं, तुम तो लोगों के जीवन को मार डालते हो, तुम तो लोग को खा जाते हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम राजा बनने के योग्य ही नहीं हो। फिर कौवा आता है, कौवा बोलता है तुमने सत्य कहा है, वस्तु जंगल का राजा बनने के योग्य नहीं हो। तो कौवा थोड़ा अपनी बड़ाई करता है कि यार ये बराबर तुम बोल रहे हो, शेर तो नहीं है लेकिन मैं राजा बन सकता हूँ। कोयल हंसते हुए कैसे तुम वनराज बनने योग्य हो? यहाँ वहाँ काका इस प्रकार कटु ध्वनि से वातावरण को गंदा करते हो, ना रूप ना ही आवाज। काला रंग खाने योग्य और न खाने योग्य का भी भक्षण करने वाले तुम किस प्रकार अपने आप को वनराज मान रहे हो? फिर कोयल आती है, कोयल हंसते हुए बोलती है, जब कौवा बोलता है कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, तो बोलते है कि तुम तो पूरा दिन का करके सबके कान में शोर करते रहते हो। जो चीज खाने लायक है काली भी है और जो नहीं भी है वो भी तुम खा जाते हो। तुम कैसे वनराज हुए? वैसे करके उसको तोड़ देती है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो कौवा है वो क्या जवाब देता है। काका अरे अरे किम जलपसी यदि अहं कृष्णवर्णं तर्हि त्वं भी घोरारङ्क अपि च विस्मर्ये किं यतः मम सत्यप्रियता तु जनानां कृते उदाहरणं स्वरूपाम् अनुवति वदति चेतं काकः दर्शितः इति प्रकारेण अस्माकं परिश्रमः ऐक्य च विश्वप्रथितम् अपि च काकचित्सं विद्यार्थी एवं आदर्श छात्रा मन्यते। तो पिकः सेइंग अलम अलम अति विकंठ्य स्थनेन किम विस्मर्यते यतः काका कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समये प्राप्ति काक काक पिक पिक काक रे पर्वत अहं यदि त्वं सत्ताति न पालयामि तर्हि कुत्र स्यो पिकः अतः हम एवं करुणापरः पक्षी सम्राटः काकः। अनुवाद देखते हैं। कौवा अरे रे क्यों जलती हो? यदि मैं काले रंग का हूं तो तुम क्या घोरे वर्ण की हो? और भी क्या तुम भूल गई हो जो मेरी सत्यप्रियता लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है? झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। इस प्रकार हमारा परिश्रम और एकता विश्व प्रसिद्ध है। और भी कौवों के समान चेष्टा रखने वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। कोई रुको रुको ज्यादा डिंगे मत मारो। तुम क्या भूल गए हो कि कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है? फिर दोनों में क्या अंतर होता है? वसंत काल आने पर स्पष्ट हो जाता है कि कौवा कौवा होता है, कोयल कोयल होती है। कौवा अरे नीच, मैं यदि तुम्हारी संतान का पोषण नहीं करूं तो कोयल कहाँ से हो? अतः मैं ही दयालु पक्षियों का राजा कौवा हूँ। कौवा और कोयल के बीच में ना ऐसे जंग छिड़ जाती है। कौवा बोलता है कि ठीक है मैं काला हूँ तो तुम कौन सी गोरी हो? मेरे पर तो बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कि झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा संत, तो मैं तो पूरे वर्ल्ड में फेमस हूँ। ठीक है। और कौवे के समान चेष्टा रखने वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है कि तो मतलब जो कौवे की तरह होशियार है उसी को माना जाता है श्रेष्ठ विद्यार्थी। भी लोगों की मानवता के जीवन में तो यही सत्य है। तो कोयल एक उदाहरण दे के एक श्लोक गा के सुनाती है कि भाई कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, लेकिन जब बारिश की सीजन आती है तो कोयल जिस हिसाब से मधुर आवाज गा के पूरे वातावरण को प्रशंसमय कर देती है, वैसे ही पता पड़ जाता है कि कौवा कौन है और कोयल कौन है। और फिर कौवा जवाब देता है कि भाई अगर मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान ना रखूं तो तुम्हारे बच्चे पैदा ही कैसे होंगे? कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोयल के बच्चे कौवा सेवता है, मतलब उसके ऊपर वार्म देता है, तो पता ही नहीं चलता कि कौवे का बच्चा है या कोयल का बच्चा है। तो इस हिसाब से वो क्लेम करता है कि नहीं मैं ही दयालु पक्षियों का राजा बनूंगा, मैं ही राजा बनने योग्य हूँ। उसके बाद हाथी आता है। गज समीपतः एवागच्छन अरे अरे सर्वः संभाषणः शृण्वन्ते वहम् अत्र गच्छन् अहं विशालकायः बलशालिः पराक्रमी च सिंह वा स्यातः अथवा अन्य कोऽपि वने पशुनं दुन्दं जन्तुमहं स्वशुण्डेन पोथयित्वा मारिष्यामि किमन्यहं कोऽपि स्थितः एतादृशं पराक्रमी अतः अहमेव योग्यः वनराजपदाय। वानर अरे अरे एवं वा शीघ्रमेव गच्छापि पुच्छं वृक्षे परिह आरोहितुं गजः त्वं वृक्षमेव स्वशुण्डेन आन्दोलितुम् इच्छति परं वानरस्तु कुदित्वा अयं वृक्षमारोहति। एवं गजं वृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्तं दृष्ट्वा सिंहः अपि हस्ति वदति च सिंह भो गजः मामप्यमेवादतु दनः एता वानरः वानर एतस्मादेव तु कथयामि यद् अहमेव योग्यः वनराजपदायः येन विशालकायं पराक्रमिणः भयंकरं चापि सिंहं गजं वा पराजेतुः समर्थः अस्माकं जाति अतः
वन्य जंतूनाम रक्षाए वयमेवः शमः। तो हाथी आके बोलता है पाशा कर, अरे रे, सभी की बातें सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। मैं विशाल शरीर वाला बलवान पराक्रमी हूँ। शेर हो या अन्य कोई भी वन्य जीव तंग करने पर मैं अपने सूंड से पकड़कर मार दूंगा। क्या अन्य कोई ऐसा पराक्रमी है? अतः मैं वनराज बनने के योग्य हूँ। तो हाथी अपना शरीर का एग्जाम्पल देके बोलता है कि मैं तो सबसे पावरफुल शरीर वाला हूँ। अगर कोई तंग करेगा तो मैं उसे अपनी सूंड से पकड़कर उसको बहुत मारूंगा। तो शायद मैं ही हूँ अच्छा कैंडिडेट, तो मुझे ही राजा बनना चाहिए। तो बंदर बोलता है, अरे अरे, ऐसा ही हो। शीघ्र ही वो हाथी की पूंछ खींचकर वृक्ष के ऊपर चला जाता है। हाथी उस वृक्ष को ही अपनी सूंड से गिरा देता है, लेकिन बंदर कूदकर दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। इस प्रकार हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ते देखकर शेर भी हंसता है और कहता है, शेर है, हे हाथी, मुझे भी इन्हीं बंदरों द्वारा तंग किया गया है। बंदर क्या करता है, जब हाथी बहुत डिंगे मारता है तो उसको भी छेड़कर वो क्या करता है, उसकी पूंछ खींचता है, उसकी सूंड खींचकर चला जाता है, पूंछ एक्चुअली खींचकर चला जाता है दूसरे वृक्ष पर। तो हाथी को गुस्सा आता है, तो हाथी वो पेड़ ही नीचे गिरा देता है। तो बंदर वापस कूद के दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। तो शेर भी हंसता है, इस बार ही बाकी सब भी हंसते हैं। शेर बोलता है, देखो तुम्हारे साथ भी यही हुआ, मेरे साथ भी यही हुआ। शेर बोलता है, तो फिर किस हिसाब से तुम जो वनराज है उसकी पोजीशन चेंज करने का सोच रहे हो? बंदर, इसलिए तो मैं कहता हूँ वनराज पद के योग्य मैं ही हूँ, क्योंकि जिसे विशालकाय पराक्रमी और भयंकर शेर व हाथी भी पराजित करने में असमर्थ है, अतः वन्य जीवों की रक्षा करने में मैं ही सक्षम हूँ। तो बंदर वापस बोलता है कि यार देखो, मेरे से तो शेर और हाथी भी हार गए जो इतने पराक्रमी और इतने बड़े बड़े हैं। तो मैं ही राजा बनने योग्य हूँ। वैसे करके वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए वो ज्यादा अच्छा एलिजिबल कैंडिडेट है वो बताता है। एतस्त्रव श्रुत्वा नदी मध्ये स्थितः एक बकः बक, अरे अरे, महाव्यय कथमन्य कोऽपि राजा भवितुमर्हति। अहं तु शीतले जले बहुकालपर्यन्तः अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञः। एवं स्थित्वा सर्वेषां रक्षाः उपायानः चिन्तयिष्यामि। योजनः निर्मेयः च स्वसभायाः विविधपत्कर्मः कुर्वाणे। जन्तुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान् क्रियाविन्तान् कारयिष्यामि। अतः अहमेव वनराजः पदप्राप्तेन योग्यः। मयूरः वृक्षोपरितः सातहासपूर्वकं विरम विरम आत्मा संलागायः। किं न जानासि यत् यदि न श्यानः पतिः सम्नीतः ततः प्रजा अकर्णधारः जगदोः विलपेतेह नोर्व्य। को न जानाति तव ध्यानावस्था स्थितिप्रज्ञ इति व्याजेनः वकाकानः मीनानछलेन अधिगृहं कुर्तायः भक्ष्यति धिक्कदावम्। तव कारणातु सर्वपक्षिकुलमेव मानितं जातम्। अनुवाद। यह सब सुनकर नदी बीच स्थित एक बगला, ये सारी कन्वर्सेशन ना सब जो भी रास्ते में आते ना वो सुनते जाते हैं। उसमें इस बार ये बगला ये कन्वर्सेशन सुन रहा था कि वनराज के लिए कंपटीशन चल रहा है, मतलब अभी नेक्स्ट वनराज कौन बनेगा। तो उसके सब आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। तो बगला बोलता है, अरे अरे, मेरे अलावा कोई भी राजा कैसे हो सकता है? मैं तो ठंडे पानी में बहुत समय तक बिना विचलित हुए ध्यानमग्न स्थिति प्रज्ञा की तरह स्थित रहकर सभी के रक्षाओं के उपाय के विषय में सोचता हूँ और योजना बनाकर अपनी सभा विभिन्न पदों से अलंकृत करके जंतुओं से मिलकर रक्षा के उपाय को क्रियान्वित करता हूँ और अतएव मैं वनराज पद को प्राप्त करने योग्य हूँ। बगला बोलता है कि मैं तो पानी में खड़ा रहता हूँ, मस्त पॉलिसी बनाता हूँ और मेरे सारे जो जंतु होते हैं वो मेरी टीम है, मुझे सलाह देते हैं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और इस हिसाब से तो फिर मैं ही राजा हुआ, क्योंकि मैं लोगों की रक्षा के बारे में सोच सकता हूँ। मोर वृक्ष के ऊपर से थाका मारते हुए ऐसे ऐसे करके थारो थरो अपनी प्रशंसा करते हुए, क्या तुम यह नहीं जानते हो कि यदि प्रजा का नेता अर्थात राजा पालक ही ठीक नहीं हो तो वह बिना नाविक के नौका की भ्रांति समुद्र में डूब सकती है। कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यान अवस्था को। स्थिति प्रज्ञा ऐसा कहकर बेचारी मछलियों को छल पूर्वक पकड़कर खा जाते हो। तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे कारण तो संपूर्ण पक्षियों का कुल ही अपमानित होता है। तो मोर ऐसे बोलता है कि बहुत ज्यादा डिंगे मत ठाको, बिना नाविक के जैसे नौका कैसे होती समुद्र में डूब जाती, तुम वैसे हो। तुम्हारा बस चले ना तो तुम तो छल करके जैसे मछलियों को खाते ना वैसे छल करके हमें भी मार डालो। वैसे करके उसको सारे पक्षियों गण के सामने अपमानित करता है और बोलता है कि तुमसे ज्यादा अच्छा तो मैं हूँ, और वैसे करके अपनी जो भी भागीदारी है वो निभाता है कि मैं ही अच्छा राजा बनने योग्य हूँ।
वानरः सर्गवम् अतएवं कथयामि यत अहमेव योग्य वनराजपदाय शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः। मयूरः अरे वानर तूष्णीभव कथं त्वं योग्यः वनराजपदाय पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटमिवं शिखाया स्थापत्याय विद्याता एवाहं पक्षिराजकृतः अतः वने निवसन्तं मा वनराजरूपेणानिह द्रष्टुं सज्जा भवन्तु अधुना यतः कथं कोडपन्यः विद्यातु निर्णयमः अन्यकथा तु शमः काकः सव्यङ्गम् अरे अहिभुकं नृत्य अरिरिक्तं का तव विशेषता यतः त्वां वनराजपदाय योग्यमन्यामहेवहं मयूर यतः मम नृत्यं तु प्रकृते आराध्यं पश्य पश्य मम पीछानामः पर्वः सौन्दर्यं पीछानु उद्घाटनाय नृत्यमुद्रायां स्थितः सनः नौकडपि त्रैलोक्यः मत्स्यसुन्दरं मत्यदृशमः सुन्दरः वन्यजन्तूनामः परि आक्रमणः कर्तरि तो अहं स्वसौन्दर्येन नृत्येन च आकर्षति कृत्वा वनात् बहिष्करयति यत अहमेव योग्य वनराजपदाय। बंदर गर्व से बोलता है अतः मैं कहता हूँ कि वनराज पद के योग्य ही हूँ मैं। शीघ्र ही सभी वन्य जीव मेरा राज्याभिषेक करने के लिए तैयार हो जाओ। बंदर बारी बारी अपनी जो राजा की उम्मीदवारी है वो ज़्यादा स्ट्रांग है वैसे बताते हुए बोलता है कि अभी सारे पक्षी जानवरों को बुलाओ क्योंकि मैं सबसे बेस्ट राजा हूँ, मेरे राज्याभिषेक की तैयारी करो। मोर अरे बंदर चुप हो जाओ, तुम कैसे वनराज के योग्य हो? देखो देखो मेरे सिर पर राजमुकुट की तरह शिखर स्थापित है, विधाता ने ही मुझे पक्षीराज बना है, अतः वन में रहते हुए मुझे अब वनराज के रूप में भी देख सकते हो क्योंकि किस प्रकार कोई भी विधाता के निर्णय को टाल सकता है। बंदर ऐसा बोलता है कि मैं कैंडिडेट अच्छा हूँ। मोर बोलता है कि चुप रहो, मुझे तो साक्षात भगवान ने ही मेरे सिर पे मोल दिए हुए हैं, मुकुट दिया हुआ है, मेरे से अच्छा तो कौन ही हो सकता है। वैसे करके वो बोलता है कि जो ऊपर वाले का निर्णय है, उन्होंने मुझे पक्षीराज बना है तो अभी ये जंगल का राजा भी बन जाएगा, मतलब जंगल का राजा भी मैं बन जाता हूँ, विधाता का निर्णय तो यही है। वैसे करके वो बोलता है कि मैं बेस्ट हूँ राजा बनने के लिए। कौवा व्यंग के साथ अरे सर्पभक्षक, नृत्य के अलावा तुम्हारी और कोई भी विशेषता है जो तुम्हें हम वनराज पद के योग्य माने? तो कौवा बोलता है कि हाँ, तुम दिखते अच्छे हो, तुम एक तो सांप खाने वाले हो और तुम नाचते ज़्यादा अच्छे हो, दिखते ज़्यादा अच्छे हो, तो इसके अलावा हम कौन से बेसिस पे तुमको राजा बनाए? कौवा पूछता है। तो वो जवाब देता है मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराध्य है, देखो देखो मेरे पंखों की अपूर्व सुंदरता। पंखों को फैलाकर नृत्य मुद्रा में तीनों लोगों में मेरे समान सुंदर कोई भी नहीं है। वन्य जीवों के ऊपर आक्रमण करने वालों को तो मैं अपने सौंदर्य और नृत्य से आकर्षित करके वन से बाहर निकाल देता हूँ, अतः मैं ही वनराज के पद के योग्य हूँ। मोर ऐसा बोलता है कि नहीं यार, मैं डांस करके जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना उसको थोड़ा सा भटका कर मैं जंगल के बाहर ही उसको छोड़ के आऊंगा। वैसे करके जो भी लोग अटैक करने आएंगे तो मैं तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगा, तो मैं ही सबसे बेस्ट कैंडिडेट हूँ, मुझे ही आप राजा बना दो। एतस्मिन् काले व्याधः चित्रकोः अपि नदीजलं पातुम् आगतोः एवं विवादं श्रुतं वदं च। व्याधचित्रको अरे की वनराजा पदाय सुप्रातं चीयते एतदर्थं तु आवमेव योग्य यस्य कस्यापि चयनं कुर्वन्ति सर्वसम्मत्याः सिंह तूष्णीं भवभो युवामपि मत्स्यदृशको भक्षको न तो भक्षको इते वन्यजीवाः भक्षकं रक्षकं पदयोग्यं न मन्यते यतः एवं विचारविमर्शः प्रचलते। बक सर्वथा संयुक्तकं सिंहमहोदयेन वस्तून एवं सिंहेन बहुकालपर्यन्तं शासनं कर्तुं परमधुना तु कोऽपि पक्षी एवं राजति निश्चेतम् अत्रं तु संसिन्तलेन शस्यापि अवकाशम एवं नास्ति। सर्वे पक्षी ऊंचे आम आम कश्चित् खग एवं वनराजा भविष्यति इति परं कश्चिदपि खगः आत्मनं विना नान्यपं कपि अस्मै पदः योग्यं चिन्तयति तर्हि कथं निर्णयं भवेतं? तदा ते सर्वे गहनेन्द्राः निश्चितं स्वपन्तनम् उल्लुकं वीक्ष्य विचारितं यतेव आत्मा सल्लाङ्गिनं पदनिलिपम् उल्को एवास्मां राजा भविष्यति परस्परं दिश्यन्ति च तदा नियन्ताम नुपाभिषेकं संबधितं संभारामितिम्। अनुवाद
इसी समय व्याध और चीता भी नदी पर जल पीने के लिए आते हैं और इस विवाद को सुनकर कहते हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि सब बर्ड आ गए होते हैं, सब पक्षी पशु आ गए गए होते हैं। अभी उस टाइम पे ना पानी पीने का टाइम होता है व्याध और चीते का, तो वो आते हैं ना, तो एक कन्वर्सेशन सुनते हैं। व्याध और चीता, अरे क्या वनराज पद के लिए श्रेष्ठ पात्रों को चुना जा रहा है? इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य है। सर्वसम्मति से किसी का भी चयन कर लो। ये बोला कि व्याध और चीता बोलता है कि अच्छा ठीक है, वनराज की पोजीशन के लिए लोग सिलेक्ट किए जाए तो हमें भी कंसिडर कीजिए, क्योंकि हम तो बेस्ट है। दोनों में से किसी को भी चूज कर लीजिए, हम तो बेस्ट ही है। शेर, चुप रहो तुम दोनों भी मेरे समान ही भक्षक हो, ना ही रक्षक। अन्य जीवों के भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते हैं। अतः एवं विचार विमर्श चल रहा है। ने बोला कि जो लोग दूसरे जानवरों को मार काट के खाते हैं, ये लोग उनको कंसिडर नहीं कर रहे, तुम भी तो मेरी तरह ही हो, तो तुम चुप रहो। ये विचार विमर्श चल रहा है कि किसको नेक्स्ट राजा बनाया जाए। बगुला, सी, महोदय ने सर्वथा ठीक ही कहा है। वस्तुत ही शेर ने बहुत समय तक शासन किया है, परंतु अब तो कोई भी पक्षी ही राजा होगा, ऐसा निश्चय किया जाना चाहिए, और यहाँ तो जरा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए। तो बगुला बोलता है कि यार सी नेक्स्ट प्राणी की कैटेगरी में आता है, तो उसने बहुत लंबे टाइम तक अभी जंगल पे राज किया है, अभी इस बार हम पक्षी को बनाते हैं। पक्षी ही अच्छे से राज करेगा, शासन करेगा, तो सभी पक्षी जोर से, हाँ हाँ, कोई पक्षी ही वनराज का राजा होना चाहिए। परंतु कोई भी पक्षी अपने अलावा किसी और को इस पद के लिए योग्य नहीं मान रहा था, तो कैसे निर्णय संभव होगा। फिर सभी ने गहन निंद्रा में सोते हुए उल्लू को देखकर विचार किया कि अपनी प्रशंसा से रहित उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्पर विचार करके अपने राजा का अभिषेक संबंधित सामग्रियों को लेने चले गए। और जब पक्षियों के बारे में फेवर में हक में आए तो सारे पक्षी रेडी हो गए, लेकिन कोई भी अपने अलावा किसी का नाम नहीं दे रहा था कि इसको बनाओ इसको बनाओ। फिर क्या हुआ, सब ऐसे गहन निंद्रा में सोते हुए जो उल्लू है उनका ख्याल आया। उल्लू पता है ना आपको, पूरा दिन सोता रहता है कि हम उसको बनाते हैं, कि वो विचार करने में भी समर्थ है, चलो उसके राजाभिषेक की जो भी सामग्री है वो लेते चले जाते हैं। और सब फिर पक्षी पशु उसके सामग्री बिना कुछ सोचे समझे, उल्लू जो जिसने अपना पक्ष भी नहीं रखा है, जिसको राजा बनना भी है नहीं बनना है पूछा भी नहीं है, और उसके राज्याभिषेक की तैयारी के लिए सारे बर्ड और पशु सामान लाने के लिए चले जाते हैं। सर्वे पक्षिणः सज्जाए गन्तुम् इच्छन्ति तर्हि अनायासम् एवं काकः कटहासिन् पूर्वेन् स्वरेन् सर्वथा अयुक्तमेतं यन्मयूरः हंसः कोकिलः चक्रवात् शुकं सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवन्ताशायत्यः करावक्त्रः शाभिषेकार्थः सर्वे सज्जाः पुनः दिवत यावत् निन्द्रामाण एवं कथमस्मानकं रक्षयति। वस्तुतस्तु सर्वभावो उद्ग्रहं कुरं प्रियवादिनम् उल्लुकं नुपति कृत्वा कानु सिद्धि भविष्यन्ति ततः प्रविशात प्रकृति माता सस्नेहं भो भो प्राणिनं यूयं सर्वे एवं मे सन्तिनः कथं मिथं कलहं कुर्वन्ति वस्तुन् सर्वेः वन्यजीवितः अन्यो आश्रितं सदैव स्मरतः ददाति प्रतिगृहाणि गृहमाखयातिः पृच्छन्ति भुण्डक्तेः भोजयते चेवः षडः विधं प्रीतिलक्षणम। सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं, तभी अनायास ही कौवा था के मारते। यह सर्वथा ठीक नहीं है। न मोर, न हंस, न कोयल, न चकवा, न तोता, न सारसी आदि प्रधान पक्षियों में विद्यमान दिन के समय अंधे और भयंकर मुख वाले के अभिषेक के लिए सभी तैयार है। पूरे दिन जो सोता है वह कैसे हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतः स्वभाव से रुद्र, अति उग्र स्वभाव वाला, क्रूरता से युक्त और अप्रिय बोलने वाला ऐसे उल्लू को राजा बनाकर किसी का भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। फिर प्रकृति माता प्रवेश करते हैं। ऐसे जब तैयारी सब पक्षी करने लगते हैं तो कौवे को बहुत ही खराब लगता है कि ना ये बाकी सारे बर्ड, ना मोर, ना हंस, ना कोयल, चकवा, तोता और सारस, उसको छोड़ के जो पूरा दिन सोता रहता है वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, उसको राजा बनाने का सोच रहे हो। इतना गंदा बोलता है, कर्कश बोलता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। कैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि जो उल्लू है वो हमारे बारे में सोचेगा, हमारी रक्षा भी करेगा। वो तो पूरा दिन सोता रहता है। उसी टाइम में जो प्रकृति की माता होती है, जिन्होंने ये सारी सृष्टि का सर्जन किया हुआ है, उनकी एंट्री होती है। प्रकृति माता स्नेह के साथ, हे प्राणियों, तुम सभी मेरी संतान हो, कैसे आपस में कलह कर रहे हो। प्रस्तुत सभी वन्य जीव एक दूसरे पर आश्रित है। सदैव याद रखो, देना और पुनः वापस लेना, रहस्य बताना, पूछना, खाना,
खिलाना, ये 6 प्रकार की प्रेम के लक्षण है। माता आती है, प्रकृति माता, और लोगों को बोलती है कि ये किस चीज के लिए तुम लड़ रहे हो, तुम्हारा मेन टास्क जो है, तुम्हारे मेन लक्षण है वो ये है, जंगल में रहते हो, कि तुम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो। हमेशा याद रखना कि तुमको देना है, एक दूसरे को वापस लेना है, और सीक्रेट तुमको एक दूसरे को बताना है, पूछना है, खाना है और खिलाना है। तुम्हारा यही मोटिव होना चाहिए जिंदगी में। सर्वे प्राणिः समवेतः स्वरेण माता कथयितुं तु भवति सर्वातः सम्यकं परं वयं भवन्ति न जामि भवत्या परिचयक। प्रकृति माता अहं प्रकृति युष्माकं सर्वेषां जननी यूयं सर्वे एवमेव प्रियाः सर्वेषामेव मत्कृत्यः महत्त्वं विद्यते यथा सम्यकं न तावतः कलहेन मम समयं न वृथा यापयन्तुः अपितुं मिलित्वा एवं मोदध्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वं तदथा कथयितुं प्रजा सुखेन सुखं राज्यं प्रजानां च हितं हितं नात्मप्रियं हि राज्ञः प्रजानां तु प्रियहितम् अपि च अगाधजल संचारी न गर्भे याति रोहितम् अंगर्गृष्टः दकमात्रेण सफ्रियः फुरफुराते अतः भवतः सर्वेदपिः सक्रीवतः एककस्य गुणस्य चर्चा विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्यः वन रक्षाय च प्रयत्नतन्तामः सर्वे प्रकृति मातः प्रणमन्ति मिलित्वा दृढसंकल्पपूर्वकः च गायन्ति प्राणिना जायते हानि परस्परं विवादतः अन्योन्यस्य सहयोगेन लाभ सेतामः प्रजायते। अनुवाद, सभी प्राणी समान स्वर से गाता, माता तुम सर्वथा ठीक कहती हो, परंतु हम आपको नहीं जानते, आपका क्या परिचय है। सब प्राणी अग्री करते कि जो माता ने कहा वो सही है, लेकिन उनको नहीं पता होता ये प्रकृति माँ है, इसलिए वो पूछते हैं प्रकृति माता से। तो प्रकृति माता बोलती है, मैं प्रकृति तुम सबकी माता हूँ, तुम सभी मेरे प्रिय हो, सभी का ही मेरे लिए महत्व है। यथा समय तुम कलह में समय व्यर्थ मत बिताओ, अभी तो सभी मिलकर ही प्रसन्नता पूर्वक जीवन को रस से युक्त करो। इसीलिए कहा गया है, प्रजा के सुख में ही राजा सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राजा के स्वयं के लिए कुछ भी हितकारी नहीं है, अपितु जो प्रजा के लिए है वही राजा के लिए कल्याणकारी है। माता थोड़ा उनको समझाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारा खाली एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि तुम्हें खुशी होके एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और राजा का काम क्या होता है, प्रजा के लिए खुश होना, प्रजा के लिए कुछ चीजें करना। जो प्रजा के लिए अच्छा नहीं है वो राजा को नहीं करना। और राजा जो होता है वो तुम्हारे लिए फायदेमंद इंसान होता है। और भी अर्थात जल में संचय करने वाली रोहिणी नामक बड़ी मछली कभी गर्व नहीं करती, जबकि अंगूठे बराबर अल्प जल में संचरण करने वाली छोटी सी मछली भी फुरफुर की ध्वनि करती है। होते कभी बड़ी बड़ी जो मछली होती है ना, वो आवाज नहीं करती, शांति से सुमड़ी में रहती है, किसी से मगजमारी नहीं। लेकिन जो छोटी मछली होती है ना, वो बहुत ही आवाज करती है। तो आपके अंदर का जो टैलेंट है, आपके अंदर के जो गुण है, वो आपको प्रकाशित करने चाहिए और आपको उसको यूज करके दूसरों के साथ प्रसन्नता से रहना चाहिए। नहीं कि एक ही गुण को ढिंडोरा पीट पीट के लोगों को बताना चाहिए, हाँ मैंने ये किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ और मैं आज राजा ही बनने योग्य हूँ। परस्पर आपस में विवाद करने से प्राणियों को हानि होती है और एक दूसरे का सहयोग करने से उन्हें लाभ की प्राप्ति होती है। अतएव परस्पर विवाद नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि एक हम लोग एक और पैराग्राफ देखेंगे। अतः तुम सभी छोटी सी मछली के समान एक एक गुण की चर्चा को छोड़कर मिलकर प्रकृति सौंदर्य और वन रक्षा के लिए प्रयत्न करो। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करके मिलकर दृढ़ संकल्प गाते हैं। परस्पर आपस में विवाद करने से प्राणियों को हानि होती है और एक दूसरे का सहयोग करने से लाभ की प्राप्ति होती है। इतर परस्पर विवाद नहीं करना चाहिए। जो उन्होंने श्लोक दिया उनका अर्थात हो गया, छोटी मछली की तरह हमें अपने एक एक गुण नहीं गिनाने चाहिए, बल्कि सबको मिलकर वन की रक्षा के बारे में उपाय सोचने चाहिए। सबको प्रकृति माता का ये जो ठहराव होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर झूठ संकल्प करते हैं कि अभी आज से वो लड़ेंगे नहीं अपने गुणों के बारे में, लेकिन सब लोग एक दूसरे का साथ देकर वन के अच्छे के बारे में सोचेंगे और बारी बारी एक दूसरे के साथ विवाद नहीं करेंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।